हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी पढ़ेंगे परमाणु संरचना का पार्ट 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 वाला वीडियो पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे परमाणु क्रमांक। क्या पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से दिखाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि एटॉमिक नंबर होता क्या नहीं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक उसे कहते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यानी कह सकते हैं हम यहां किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जेड इक्वल टू पी। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जेड इक्वल टू पी लिख सकते हैं। यानी किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक जिसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से दिखाते हैं। ये होता क्या है? किसी भी परमाणु में उपस्थित जो भी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इसे हम हमेशा किससे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उदासीन परमाणुओं के लिए क्या परमाणु क्रमांक सेम होता है या अलग अलग होता है? तो जितने भी उदासीन परमाणु होंगे उनके लिए जो परमाणु क्रमांक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। उसके लिए क्या होता है? जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई रखिएगा। अगले टॉपिक में हम आएंगे कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। एटॉमिक, इसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। देख सकते हैं हम इसको। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी परमाणु में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी हम उसे हमेशा क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे हम लेते हैं एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम 26। जो ऊपर लिखा होगा वो हमेशा क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। वो हमेशा एटॉमिक मास होता है। वो हमेशा क्या होगा? एटॉमिक। जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक है। वो हमेशा क्या होता है?
नंबर होता है, जो नीचे वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, जो ऊपर लिखा होगा हमेशा वो है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अगले टॉपिक में आएंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। देख सकते हैं इसमें, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या समान होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। उदाहरण से देख लेते हैं हम इसको, उदाहरण से हम देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम है, सोडियम में आयन कितने हैं भैया, एक पॉजिटिव आयन है यानी कि 11। जितने इसके आयन हैं उसको हम क्या करेंगे, जेड से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जिसके इतने आयन हैं उसको हम क्या करेंगे, जेड से माइनस कर देंगे। 11 -1 कर देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं मैग्नीशियम। इसमें आयन की संख्या 2 है और मैग्नीशियम की जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होगी, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 - 1 करेंगे यानी कि 10। यानी इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है भैया दोस्तों, समान है, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। वहीं हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम में जो आयन की संख्या वो कितनी भैया, 3 3 पॉजिटिव आयन है और इनके जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी है, 13 है। जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 13 है। तो 13 में से जब हम माइनस करेंगे, 13 में से कितने माइनस करेंगे दोस्तों, इनकी 13 में से जब हम यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 13 में से जब 3 माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 होगा, कितना आ जाएगा, 10। यानी ये भी क्या है, एक सम, ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम में आयन में देखें कि आयन की संख्या कितनी है, 1, और जो जेड की वैल्यू है, जेड में से क्या करेंगे हम, 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 10। ऐसे मैग्नीशियम में आयन की संख्या 2 है तो जेड की वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इनकी भी संख्या 10 आ जाएगी। एल्युमिनियम में भी आयन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ आयन कितने, 3 है। तो इसमें जो भी जेड की वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे, उनका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगले टॉपिक पे हम आएंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा आइसोटोप्स। क्या अगला टॉपिक हमारा क्या है, आइसोटोप, आइसोटोप्स। हम ये भी 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक आइसोटोप्स पढ़ेंगे, एक आइसोबार, बार, आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक और आइसोबार को बोलते हैं समभारिक। तो 2 तरह के हैं आइसोटोप। समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें हमारा जो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम होता है, यानी कि जेड जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। जेड हमेशा क्या होगा, इसमें समान होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, समान होगा। और जो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप है, उसे क्या बोलेंगे, हम आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसके देख लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें देखेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू, इसका देखेंगे कि जो जेड की वैल्यू देखिए वो समान है। जेड की वैल्यू क्या है, हर जगह क्या है, समान है। लेकिन इसकी जो ए की वैल्यू है वो उसमें क्या है, परिवर्तन देखने को मिला है। जो ए की वैल्यू है उसमें क्या है, परिवर्तन देखने को मिला है। यानी कि जो ये हाइड्रोजन है, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के 3 क्या है, आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलते हैं। 1H1 को प्रोटियम बोलेंगे, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूटेरियम को हम D2O से भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, D2O से भी दिखाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भैया, भारी जल भी बोला जाता है। क्या बोला, भारी जल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आएंगे कि आइसोटोप्स का यूज क्या क्या है, आइसोटोप का क्या यूज है। आइसोटोप
यूज क्या है, यानी उपयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे आइसोटोप में हम लेते हैं कार्बन 14 को ले लेते हैं, कार्बन 14, कार्बन 14 को आप ले लेंगे। कार्बन 14 का जो हम यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, जो फॉसिल की एज होती है यानी जीवाश्मों की जो आयु होती है हम उसको निकालने के लिए करते हैं, यानी कि जो फॉसिल की एज होती है यानी जीवाश्मों की आयु, किसके क्या निकालने के लिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं कार्बन 14 से। वैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 भी क्या है, एक तरह का आइसोटोप्स है। तो यूरेनियम 235 का यूज हम कहा करते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। दोस्तों किसकी आयु ज्ञात करने में करते हैं, चट्टानों की, इसकी आयु, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। अगला आएंगे, अगला हमारा जो होगा वो होगा आयोडीन 131, आयोडीन 131, आयोडीन 131, आयोडीन 131 का जो यूज करते हैं हम किस रोग में करते हैं, ग्वाइटर के इलाज के लिए करते हैं, घेंघा रोग के इलाज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, घेंघा रोग के उपचार में, घेंघा रोग के उपचार में करते हैं। ऐसे और जैसे सोडियम 24, सोडियम 24 को ले लेते हैं। सोडियम 24 भी क्या है, एक तरह का आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का में जमने में, रक्त के थक्का बनाने में, रक्त के थक्का बनाने में करते हैं। तो ये हमारे कुछ आइसोटोप्स के क्या थे, एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे फिर से एक बार, हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमारा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप होते हैं जिसमें जेड की वैल्यू क्या होती है, समान होगी, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे आइसोटोप्स है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम का, सोडियम 24 जो एक तरह का आइसोटोप्स है, इसका इसका यूज हम करते हैं रक्त के थक्का बनाने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में करते हैं। कार्बन 14 का इस्तेमाल हम करते हैं फॉसिल की एज निकालने में, और यूरेनियम 35 का करते हैं हम जो भी हमारे चट्टान होते हैं उनकी एज निकालने में करते हैं। और आयोडीन 131 का जो करते हैं वो ग्वाइटर के इलाज में हम करते हैं। अब आते हैं, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आइसोबार। क्या टॉपिक है हमारा, आइसोबार। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आइसोबार। आइसोबार जो होता है वो आइसोटोप्स का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो समान होगा। इसमें क्या होता है, जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है। इसमें ए की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, लेकिन जेड की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। ए की वैल्यू मतलब, ए मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी कि जिसमें जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, आपका समान होगा, यानी कि एक जैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा यानी जेड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको लिखवा देते हैं, इसका उदाहरण लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका आप उदाहरण लिख लीजिए, इसका उदाहरण कोई बताए। जैसे कि कार्बन 14 है हमारा, 6 कार्बन 14 हो गया एक हमारा, और दूसरा हमारा हो गया जो है 7 नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 7। इन दोनों में आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो आपको क्या देखने को मिल रही है, समान देखने को मिल रही है, इक्वल देखने को मिल रही है। वहीं पे जो जेड की वैल्यू है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि आइसोबार में क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, समान होगी, लेकिन जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि एटॉमिक मास जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों, वो समान होगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो अलग अलग होगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा, वो होगा आइसोबार। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आइसोबार। अगला टॉपिक जो हमारा होगा क्या, आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, समभारिक बोलते, समभारिक, समभारिक। नहीं, शब्द से समझ में आ रहा है, जिसका भार क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनके आइसोबार यानी समभारिक बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो समभारिक फिर से एक बार बता देते हैं, समभारिक यानी कि समभारिक हिंदी में आपको बता देते हैं, जिसमें भार जिसका क्या हो, समान हो, यानी कि जिसका भार क्या हो, समान हो।
तो भार समान किसका होगा? जिनका एटॉमिक मास समान होगा, यानी कि जिनका परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। अब इनमें क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समान, यानी कि ए जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब इनमें अलग क्या होंगे? इनका परमाणु क्रमांक, इनका जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समभारिक, यानी कि आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण हमने आपको बता ही दिया था इसका, फिर से एक बार बता देता हूं। कार्बन 60 और आपका नाइट्रोजन, इसमें आप देखेंगे जो ए की वैल्यू है और जो जेड की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? समान मिलेगी, और जो जेड की वैल्यू है इनमें क्या मिलेगा? आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा आइसोटोन्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है? आइसोटोन्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हिंदी में बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? आइसोटोन्स में क्या होगा? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इनमें क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे ऑर्बिट किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट किसे कहते हैं, यानी कि कोष किसे कहते हैं? ऑर्बिट किसे कहते हैं, या फिर सेल किसे कहते हैं? ऑर्बिट या फिर सेल किसे कहते, या सेल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो एटम होता है, एटम के केंद्र में, यानी एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, कोई भी एटम होगा उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहते हैं। क्या कहेंगे? नाभिक कहते हैं। अब उस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी कि इस न्यूक्लियस के बाहर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पर, यानी कि जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कोई भी एटम होगा, उस एटम में क्या होता है दोस्तों? आपका उस एटम में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। उस एटम में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो जिस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? ये के, एल, एम और एन, के, एल और एम, एन के रूप में होता है। जो के होता है दोस्तों, के जो होता है वो नाभिक के सबसे पास वाला होता है। ये क्या होता है? के जो होता है ये नाभिक के सबसे पास वाला होता है, और जो एन होता है वो नाभिक से क्या होता है? सबसे दूर होता है। वो नाभिक से क्या होता है? नाभिक से दूर होता है। नाभिक से सबसे दूर होता है। अब बात करेंगे कि ये जो के एल एम एन, हम पहले वाले पार्ट में आपको बता चुके हैं के एल एम एन के बारे में किसने दिया था, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो के में, तो जब भी कोई, थोड़ा आगे चलते हैं, कि एक 1 3 4 के, एल, एम और एन, के, एल, एम और ये हमारे क्या होते हैं? कोई भी एटम का एक ऑर्बिटल है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं।
तो जिस वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट होते हैं वो KLMN होते हैं। तो न्यूक्लियस से सबसे पास कौन कौन सा ऑर्बिट होता है दोस्तों, K ऑर्बिट होता है, उससे बाद L होता है, उसके बाद M और उसके बाद N। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से क्या होते हैं दूर की तरफ जाते से न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल होता है उस इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और आपको पता होगा जो एनर्जी लेवल होगा वो 2n² में देखा जाता है। अगर हम ऑर्बिटल नंबर 1 लेंगे तो n की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 इंटू n के पावर 2 यानी कि 1 के पावर 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 2 यानी कि जो K में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा कितना रह सकता है दोस्तों, 2 रह सकता है। ऐसे ही L लेंगे तो N की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि N मतलब होता है ऑर्बिट नंबर, N मतलब क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 के पावर 2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी कि जो L की वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। ऐसे ही जब हम M में आएंगे, M में जब आएंगे तो M के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 के पावर 3, तो इसको जब आगे करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। M के लिए जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाती है। ऐसे ही हम N के लिए आएंगे, सॉरी 18 होगी। तो N के लिए जैसे हम आएंगे, N के लिए क्या होगी, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि ऑर्बिटल नंबर कितना है भैया, ये चौथा है। ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा 4, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे हम उसके 2 इंटू 4 के पावर 2 कर देंगे। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 2 जा कितना होता है 32। इसमें कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पे जो हम पावर करेंगे यानी 3 के पावर 2 करेंगे, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे हम करेंगे n की वैल्यू जो हम 3 लेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 3 जा 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18 आएगी। तो इसका कहने का मतलब हमारा बस इतना है दोस्तों कि जब भी हम क्या करेंगे न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल होगा इसका वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल से न्यूक्लियस से जितना हम करीब जाते चले जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जब M से हम M में आएंगे तो एनर्जी लेवल 18 हो जाएगा। जब M से हम L में आएंगे एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और जब उससे कम आएंगे K में आएंगे तो एनर्जी लेवल हमारा 2 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब जाते, जैसे हम न्यूक्लियस के करीब जाएंगे वैसे से एनर्जी लेवल हमारा कम होता जाएगा। और जैसे से हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना सब ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे, सब ऑर्बिटल पढ़ते हैं। सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट को हिंदी में कहते हैं क्या, उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, उप बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्बिट होते हैं उन सभी की क्या होती है दोस्तों, एक सब ऑर्बिट होता है। जितने भी ऑर्बिट होंगे, जितने भी ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट ये उनका सब ऑर्बिट होता है। का क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, और ये जो सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया था वो दिया था सोमरफेल्ड ने दिया था। किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, सोमरफेल्ड ने दिया था। और इन्होंने SPDF से दिखाया। किससे दिखाया इन सब ऑर्बिटल को, SPD और F से दिखाया। अब बात करेंगे, आपको एक होमवर्क देते हैं कि SPDF का पूरा नाम क्या है। ये आपका होमवर्क है। SPDF का फुल फॉर्म बताएंगे कि S का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है और F का मतलब क्या होता है। अगर आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कितनी जो हमारी एक बना देते हैं भैया।
एक तरफ हम अपने लिखेंगे क्या, अपने सब सेल लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सब सेल है, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, और दूसरी तरफ हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब ऑर्बिट पे हमारे दोस्तों एस, पी, डी और एफ आते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पी में, एस में कितने, 2। पी में कितने हो सकते हैं, अगर पी में कितने होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। और डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं, आपके 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब हम ऑर्बिट दिखाएंगे, तो इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट होगा। कितना ऑर्बिट होगा, एक ऑर्बिट होता है। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, यानी कि स्पिन में रहते हैं। एक की वैल्यू जो होती है वो -½ होती है, और दूसरे की वैल्यू क्या होती है, +½ होती है। अगर पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें जो ऑर्बिटल की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, 3 होगी। और इसमें एक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऐसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपके, 2, 2, 4, 2, 6, 6 ही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 6 होगी। अब इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए इनके लिए, कितने ऑर्बिट चाहिए, 5। कितने ऑर्बिट चाहिए इनको, 5 चाहिए। यानी एक में कितने रहेंगे, 2। हर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे के स्पिन में रहेंगे। ऐसे एफ ब्लॉक में आएंगे, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 14। तो इसमें जो ऑर्बिट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 7 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और ये सभी कैसे होंगे, एक दूसरे के स्पिन में होंगे, एक दूसरे के स्पिन में होते हैं। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में हम बता देते हैं। आज हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आपका एटॉमिक नंबर पढ़ा। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, परमाणु क्रमांक। इसमें क्या होगा पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, एटॉमिक नंबर पढ़ा। हम सीधा पहले आ जाते हैं, कहाँ से शुरू किया था, एटॉमिक नंबर से शुरू किया था ना। तो देखिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी परमाणु में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो सभी क्या होते हैं आपके, वो सभी क्या होते हैं, जितना भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा किसी भी एटम, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास में क्या होता है, किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिक मास कहलाता है। अगले में हमने आइसोटोप्स और आइसोबार पढ़े थे। आइसोटोप्स में क्या होता है, जेड की वैल्यू समान इक्वल होती है और ए की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। आइसोबार में क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, और जेड की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे होती है। ठीक है। अब आइसोटोप्स के हमने यूज भी पढ़े थे, जैसे आइसोटोप्स में यूज पढ़े थे यूरेनियम 235 के जैसे चट्टानों की एज निकालने में। कार्बन 14 का यूज हम लोगों ने पढ़ा था जीवाश्मों की एज निकालने में। सोडियम 24 का हमने ये पढ़ा था कि जो है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, यूज करते हैं हम। फिर हमने पढ़ा कि और आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स का मतलब होता है कि सम न्यूट्रॉनिक, यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट उसे कहते हैं कि किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पर यानी कि जिस वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इन ऑर्बिट को KLMN के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको यही बताया कि नाभिक से जितना दूर जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा, नाभिक से जितने करीब आएंगे एनर्जी लेवल उतना कम होता चला जाता है। फिर हमने पढ़ा सब ऑर्बिट। जो सब ऑर्बिट पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं उन सभी के अपने सब ऑर्बिट होते हैं, और इसको सोमरफेल्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया और उसे उन्होंने SPDF के रूप में बताया। अब आपको ये बताना है कि SPDF का पूरा नाम क्या होता है। अब जो सब ऑर्बिट होंगे SPDF, S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। D में मैक्सिमम कितने, सॉरी S में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। P में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और D में मैक्सिमम 10। और F ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको यहीं पे
खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए